इस वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम लोग केवल एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो लगता है कि सबसे ज़्यादा इनके चांसेस हैं आने की, उनकी डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले देखो, ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, कम टाइम में ही आपको ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें दूंगा। समझने की कोशिश करना, समझ के जाओगे तो यार अपने मन से बनाकर भी कर लोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ से भी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, ये पहला पार्ट होगा, इसका दूसरा पार्ट होगा। दोनों ही पार्ट बहुत छोटे पार्ट होंगे और इजीली कवर अप हो जाएंगे। जितना बता रहा हूँ उतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ मत करके जाना। ठीक है, और जो आपके सिलेबस में वही करा रहा हूँ, इससे बाहर मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। पहले समझ लो यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ। सबसे पहले देखो, आपके पास क्या आता है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि हाउ विल यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन द ग्लूकोज, राइट द केमिकल इक्वेशंस आल्सो। मतलब कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, किस तरीके से प्रूव करोगे, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी। पहला क्वेश्चन ये देखना चाहते हो, देख लो अच्छे से, देख लो भाई साहब, ये देख लो अच्छे से, देख लो फिर से, यही क्वेश्चन मैंने बताया। पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, उसके बाद देखेंगे पेप्टाइड्स क्या होते हैं, क्लासीफाई देम एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स। ये इसमें क्या होते हैं, किनकी पेप्टाइड्स क्या होते हैं, ये हमारी अलग थ्योरेटिकल पार्ट होगी जो कि पार्ट 2 में आएगी। वो हमारे पास थ्योरेटिकल डेफिनेशन आएंगी। यहाँ पर समझने वाला लेक्चर है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, पहले लेक्चर्स में हम लोग 5 OH ग्रुप को प्रेजेंस करें, मतलब कि प्रेजेंस होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, इसकी प्रेजेंस को शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि देख सकते हो, उसके बाद फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है। फिर से देखो, एक क्वेश्चन आ रखा है कि यहाँ पर कि बाय गिविंग द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CHO ग्रुप एंड 5 OH ग्रुप्स इन अ ग्लूकोज, आल्सो गिव द 2 केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मतलब कि सबसे पहले तो आपको यही प्रेजेंस शो करना है। मतलब प्रेजेंस वाला जो क्वेश्चन है आपके कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशंस में ये पूछे जा चुका है क्वेश्चन, तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान से सुनना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझना। ठीक है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करते हैं, उसके बाद वही समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये पहला पार्ट होगा जिसको करके जरूर जाना। जितना मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में सारे पार्ट में कवर अप कर दूंगा। इसके अलावा मैं बता दूँ कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा थ्योरेटिकल होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, चलो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहले क्या आती है बायोमॉलिक्यूल्स में, हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। ठीक, स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पर डबल C होता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। अब ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। वो 3 पार्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन के बेसिस पर वाटर, मतलब कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया। तो पहली टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरी टाइप क्या है, स्वीटनेस के बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। और रिडक्शन के या रिएक्शन के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का लिसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बेसिस से बात किया गया है। तो यहाँ पर ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स हैं, जिसमें आपके ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मोनोसैकराइड केवल आ रहा है। मोनोसैकराइड में जो आ रहा है मैं उसी के बारे में बात करूँ, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। केवल बस मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि भाई साहब ये मोनोसैकराइड आपके सिलेबस में। उसके बाद आती है हमारे पास स्वीटनेस के बेसिस पर सैकराइड क्या होते हैं। जरा एक बार डेफिनेशन सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी आपको बना के काम करना, मेंटली देखो दिमाग में आ जाएगी। इतना छोटी छोटी डेफिनेशन आप खुद भी बना के कर सकते हो। स्वीटनेस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया, मतलब कि टेस्ट के आधार पर स्वीटनेस को, मतलब कि टेस्ट के आधार पर या स्वीटनेस के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्लासीफाई किया गया 2 पार्ट में, एक शुगर और दूसरा को नॉन शुगर। मतलब शुगर मतलब जैसा कि आपको पता है शुगर मीठा होता है, एक शुगर होगा, एक दूसरा नॉन शुगर होगा, एक मीठा होगा, एक मीठा नहीं होगा। तो कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट्स में मतलब कि टेस्ट के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई किया गया, तो एक शुगर होगा, एक नॉन शुगर होगा। पूछेगा शुगर के एग्जाम्पल कहोगे, शुगर में कौन सा एग्जाम्पल हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोगे, और नॉन शुगर में स्टार्च एंड सेलुलोज हो गया। 4 एग्जांपल ध्यान रखना बस, केवल 4 एग्जांपल दिमाग में रखना बस, बाकी कोई एग्जांपल आपको नहीं रखने हैं। आपके बुक्स में कई एग्जांपल दे रखे हैं, मगर आपको केवल 4 एग्जांपल याद रखने हैं। कौन कौन से, ग्लूकोज फ्रक्टोज, शुगर में ग्लूकोज फ्रक्टोज आएगा, शुगर में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आएगा, और नॉन शुगर में स्टार्च एंड सेलुलोज आएगा। ग्लूकोज तो आपको पता, ग्लूकॉन डी पिया होगा ना, मीठा मीठा होता है ना, उसी तरीके दिमाग में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किस में पाए जाते हैं, ये शुगर होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। और नॉन शुगर जाहिर सी बात है कि स्वाद में मीठे नहीं होंगे। तो कोई पूछता है कि बताओ शुगर की डेफिनेशन क्या बताओगे,
ये क्या हो गया, दे आर स्वीट इन टेस्ट, और यहाँ बताओगे दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद कुछ खास नहीं लिखना, 2 एग्जाम्पल लिख के चले आना, शुगर के 2 एग्जाम्पल और स्टार्च के 2 एग्जाम्पल, मतलब कि नॉन शुगर के 2 एग्जाम्पल, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक, ये 2 एग्जाम्पल लिख के आना। उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो ये इसके शुगर में पूछता है तो कहोगे दे आर स्वीट इन टेस्ट एग्जाम्पल, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट 2 एग्जाम्पल। ठीक, ये काम करके आना है। बाकी आपको कुछ बना के अपने तरफ से लिखना है तो आप बना के लिखना है। ठीक, रिडक्शन के बेसिस पर, रिएक्शन के बेसिस पर करेंगे तो मेरे पास 2 टाइप के शुगर रहते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे शुगर था, नॉन शुगर था, उसी तरीके से एक रिड्यूसिंग शुगर होगा, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा। फिर से एक ही बात हमने कि तुमको डेफिनेशन को सुन के जाओगे तो समझ जाओगे क्या लिखा है कि दे रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजन। कोई पूछे कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, दीज आर द शुगर्स, डेफिनेशन लिखना चाहते हो या सुनना चाहते हो सुन लो, दीज आर द शुगर्स विच रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट्स आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। दो शुगर्स विच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंस रिएजेंट, ऐसे शुगर्स जो कि फेलिंग सॉल्यूशंस को और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्यों पूछे नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, तो कहोगे कि जो फेलिंग सॉल्यूशंस को और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। बहुत ही आसान है, जहां भी बैठे हो 102 बार बोलो तब जाके दिमाग में आपको घुस जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो डेफिनेशन बोली उसको 102 बार बोलने की कोशिश करो तब जाके यार डेफिनेशन दिमाग में फिट होगा। ठीक है, मैंने कहा रिड्यूसिंग शुगर, दिमाग में बैठाओ, आइज क्लोज करो, बोलो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जो कि फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। नाम में देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा। बस इतनी बातें हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी ओवरऑल यहाँ पर डिस्कशन। फिर से मैंने कहा रिड्यूसिंग शुगर आएगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, जैसे यहाँ भी है ग्लूकोज फ्रक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आएगा तो स्टार्च एंड सेलुलोज। ये 4 एग्जाम्पल याद रखना, रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज फ्रक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में स्टार्च एंड सेलुलोज। जैसे यहाँ भी करा था पहले शुगर नॉन शुगर में ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टार्च सेलुलोज, सिमिलरली यहाँ भी करना ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टार्च सेलुलोज। ये 4 एग्जाम्पल दिमाग में रखना, अगर पूछता है तो फिर ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन पूछता तो क्या बताओगे कि भाई साहब ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट। इसका क्या मतलब है कि जैसा कि हमने कहा कि ये पेन है, हमने कि इस पेन को आपने वाटर में डाला, आपको पता है ये पेन एज इट इज रहेगा, ये क्या दोबारा टूटेगा नहीं। हमने कि इस पेन को आपने डाला पानी में, क्या है बताइए पेन दोबारा कहीं फर्दर ब्रेकिंग होगा नहीं होगा। हमने कि जैसे कि आपने मैगी लिया, मैगी की आपको पता होगा सब सारे जो होते हैं छोटे छोटे चिपके रहते हैं ना मैगी, हमने कि जब उसको पानी में डालते हो देखोगे मैगी सब बिखर जाते हैं। क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं, मतलब वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, सिंपलर यूनिट्स में टूट जाते हैं। एक बड़ी सी मैगी लेके आते हो, छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। उसी तरीके से मैंने क्या बताया कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं कि ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको पानी में अगर डालते हो तो फर्दर क्या होता है, टूटते नहीं है सिंपलर यूनिट्स में, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स में टूटते नहीं है। तो मैंने क्या लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स, मतलब कि जब उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, सिंपलर यूनिट्स में टूटता नहीं है, ध्यान रखना। विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड मतलब उसकी वाटर के साथ कोई रिएक्शन वैक्शन होती नहीं है, जैसा है वही सही रहेगा। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर हमने कहा कि पेन को मैंने पानी में डाला तो पेन ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। लेकिन मैगी में क्या होता है, मैगी के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो उसी वजह से हम कह रहे हैं कि देखो वो पानी के द्वारा हाइड्रोलाइज्ड हो गया, जबकि हमने कहा कि पेन को अगर मैंने डाला तो वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड का मतलब ही हो गया कि जो है वो वही रहेगा, मतलब कि पानी का उसके ऊपर डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूटेगा भी नहीं। तो मैंने वही लिख रखा कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स, जो कि सिंपलर यूनिट्स के में क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब देखो मैंने यही लिखा कि मोनोसेक्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी, डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इसका मतलब कि मोनोसेक्राइड एज इट इज मेरे पास रहेगा। तो ये मोनोसेक्राइड की एक डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी कुछ खास नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा, मगर इतना तो समझ में आएगा, छोटा डेफिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, बाकी अब मुद्दे की बात क्या करना है, आपके एग्जामिनेशन में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास फ्रक्टोज। 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। ठीक, दिमाग में रखना, 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या आती है ग्लूकोज के बारे में। पहली बात तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे भी ऑलरेडी पता होगा बहुत लोगों को, नहीं पता तो जान लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, C6H12O6 होता है। फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, यहाँ से फ़र्क समझते हैं।
जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में ध्यान रखना जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। इतना तो भाई 12th में उतना तो पता होगा कि एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर इसी CHO को मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन करके अगर आप दिखाएंगे तो आपके पास कैसा दिखेगा, ये जो ऑक्सीजन होता है C डबल बॉन्ड होता है और H को यहाँ पर दिखाते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रखा है और इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन किया। तो ये था कि ग्लूकोज में कोई पूछता है ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है फ्रक्टोज में, तो पहली बात यही बताओगे ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। बात आती है पेपर में भूल जाओगे यार किस में था, तो दिमाग में लगाना फ्रक्टोज जब बोलते हो देखो ना, फ्रक्टोज जैसे आया टी आया ना टी, तो इसका मतलब ही हो गया एक में देखो कीटोन में भी टी आता है, कीटोन में भी टी आता है, तो मतलब कि फ्रक्टोज और कीटोन, तो इसका मतलब कि जब फ्रक्टोज बोलोगे तो वहाँ पर कीटोन आएगा और जब ग्लूकोज बोलोगे तो वहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास एल्डिहाइड है। आप देखो एल्डिहाइड में कोई टी नहीं आता है, इसका मतलब कोई फ्रक्टोज में पूछे फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो कहोगे भाई फ्रक्टोज में कीटोन होता है। दो ही फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन। अब कंफ्यूज मत होना, फ्रक्टोज आएगा तो फ्रक्टोज में टी पे फोकस मारो, कीटोन में भी टी है तो कीटोन हो जाएगा। फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इतनी बात समझ में, ठीक, अच्छी बात है। अब दूसरी बात कि ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं, ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और हेक्सोज क्यों कह रहे हो क्योंकि हेक्स का मतलब वहाँ पर 6 कार्बन है, देख सकते हो यहाँ पर 6 कार्बन है। और ओस क्यों लगाते हो क्योंकि ये शुगर है, ओस क्यों लगाते हो, ओस वर्ड लगाया जाता है शुगर के लिए, दिमाग में रखना ओस किसके लिए लगाया जाता है, शुगर के लिए, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने कहा एल्डो क्यों लगाया क्योंकि एल्डो का मतलब होता है कि ग्लूकोज में ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं, एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और हेक्स मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है, और ओस क्यों लगा क्योंकि ग्लूकोज एक शुगर है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या बताया फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज के बारे में बात करते हो। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कीटोन है, यहाँ पर कीटोन है और 6 कार्बन यहाँ पे भी, इसीलिए कीटोहेक्सोज, यहाँ पर एल्डोहेक्सोज, यहाँ पर कीटोहेक्सोज। तो ये समझ में आना चाहिए, ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दें कि बाय द वे एक नंबर के MCQ में पूछ लेता है आपसे, तो इसी को फ्रक्टोज जो होता है फ्रूट शुगर में पाया जाता है, इसी फ्रक्टोज जो होता है फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है। और जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज किस में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ग्रेप्स में, मतलब कि इसी को हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इसी ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर कहते हैं, ग्रेप शुगर कहते हैं, और इसी को हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं, इसको हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं और इसे कहते हैं ग्रेप शुगर कहते हैं। ध्यान रखना, G फॉर ग्लूकोज और G फॉर ग्रेप्स, मतलब कि जो ग्लूकोज होता है ग्रेप में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, और जो फ्रूट शुगर होता है ये क्या होता है, फ्रक्टोज होता है फ्रूट शुगर में। मतलब यहाँ तो स्पेशली ग्लूकोज के बारे में बात करी जाती है, जो अंगूर होता है अंगूर में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज फ्रूट शुगर में बात करें पाई जाती है, मगर ये फ्रूट्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में बात करें, ग्लूकोज में स्पेशली ग्रेप्स में बात करेंगे, और यहाँ फ्रक्टोज में कोई भी फ्रूट हो सकता है, इस वजह से फ्रक्टोज फ्रूट शुगर कहते हैं और ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, दिमाग में होना चाहिए। इसी को एल्डोहेक्सोज कहते हैं और इसी को कीटोहेक्सोज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। अब यार दूसरी चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब ना आपको ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज को आपको बस एक बार देख लेना है, प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस किसी करनी है ग्लूकोज की, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो देख लो, मैंने बता रखा है, आप देख लेना, ठीक। अब यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार मैं बताता रहा हूँ, बाकी जितने भी मैं आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगा, मैं पेज दिखा रहा हूँ, वहाँ पर क्या होगा, सब चीज़ें मैं पहले से ही लिख रखा हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं समझ लो कैसे ड्रॉ कैसे करना, याद कैसे करना, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता 6 कार्बन थे, तो 6 कार्बन को कैसे करना है, 6 कार्बन को पहले लिखना, ऊपर देखो CHO लिखना और नीचे CH2OH लिखना। कहोगे भाई ये तो मैं भी देख ले रहा हूँ, ठीक, कहोगे ये तो मैं भी देख रहा हूँ, तो हाँ यही जो लिखना भी आपको है। हमने कि सबसे ऊपर CHO लिखना और नीचे CH2OH लिखना है, ऊपर CHO नीचे CH2OH। अब क्या करना है, तो यहाँ कार्बन लिखते हो, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, यहाँ पर देख सकते हो 6 कार्बन है। तो इसका मतलब क्या, एक CHO हो गया, CH2OH, मतलब कि ऊपर देखो एक कार्बन आ चुका, नीचे भी एक कार्बन आ चुका, बीच में 4 कार्बन लगाने हैं। तो ठीक कहोगे यार इसमें क्या बकवास बात करो, इतना तो मैं भी देख सकता हूँ। बात सुनो फिर इंपॉर्टेंट क्या है, याद करने वाला क्या है। यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है ना, इस कार्बन की आपको पता 4 वैलेंसी होती है,
कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं ना, देखो 2 पहले से बने थे, देखो 2 पहले से बने हैं, देखो इधर एक है एक नीचे है, तो 4 बनानी है कि देखो इधर लेफ्ट और राइट 4 वैलेंसी होती है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या काम करना है, इस चारों वैलेंसी को तुमने कैसे सेटिस्फाई कैसे करे जाते हैं स्ट्रक्चर में, तो याद क्या करना है ना, देखो ऐसे बोलना पहले कि OH फिर H फिर OH फिर H, ऊपर CHO है नीचे CH2OH है, जो बीच वाले कार्बन है उनमें क्या करोगे OH H OH H, मतलब कि OH फिर H OH फिर H, गड़बड़ मत करना, पहले OH बोलना है, क्या बोलना है OH, ओ माय गॉड OH 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 फिर H OH H OH H OH H OH H, दिमाग रखना भूलना मत, ठीक, पहले OH फिर H OH फिर H, ठीक। जो इधर देखो दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा, इधर OH है ना तो इधर H होगा, इधर H है तो इधर OH होगा, इधर OH है तो इधर H होगा, इधर H है तो इधर OH होगा, दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब अगर इधर OH आ गया है तो इधर H होगा, इधर H आ चुका है तो इधर OH होगा, अगर इधर OH आ चुका है तो इधर H होगा, इधर H है तो इधर OH होगा। तो ये आपको रिमेंबर करना है कि भाई साहब आपने क्या बनाया, ये हमारे पास ग्लूकोज बना दिया, क्या बना दिया ग्लूकोज बना दिया। तो ये भूलना मत, जो मैंने तरीके बता रखे हैं बिल्कुल सेम तरीका होना चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि कुछ भी बदलना मत, यहाँ पर जो मैंने जिस तरीके से बता रखे उसी तरीके से याद करने हैं। पहले तो 6 कार्बन लाइन से लिख लेना, ऊपर CHO CH2OH, बीच में 4 कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन को ऐसे ऐसे ड्रॉ करना, उसके बाद OH H OH H, ठीक। ये बात समझ में आएगी नहीं, फ्रक्टोज देखना तो देख लो, बाकी मेन फोकस मेरा ग्लूकोज पर है, क्योंकि ग्लूकोज ही इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज पूछे नहीं जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इस वजह से मैं इस पर ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक तो याद हो गया होगा कि कोई दिक्कत आई होगी, नहीं आई होगी तो अब देखो आगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने कहा कि जो ये स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ड्रॉ मैंने कर रखा है, उसी के साथ मैंने क्या कहा कि देखो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और छोटा भी दिखा सकते हो, देखो आपकी चॉइस है, आप एग्जामिनेशन में कैसे प्रिपेयर करके जाते हो, आप एक ही प्रिपेयर करो, आप ऐसा देखो, एक मैं ये कहूँगा प्रिपेयर कर लेना और एक ये कर लूँगा, इसको कैसे प्रिपेयर करोगे देखो दिमाग में मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कैसे दिमाग में रखोगे, इसको हटा दो, इसको बीच वाले को हटा दो, ठीक। दोनों ये तीनों स्ट्रक्चर सब सेम ही है यार, बस लिखने के अपने तरीके हैं, कभी कोई बुक में ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, ठीक है। हमने कि ये तो समझ में आया आपको। अब क्या होगा कि जब आप ऐसा लिख रहे होगे, आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो, तो मैंने क्या किया कि देखो इस कार्बन से OH H है, हमने क्या करते, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कुछ नहीं करते, यहाँ पर जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये जहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है मेरा फिशर रिप्रेजेंटेशन, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, फिशर है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना फिशर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, भूलना मत, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, फिशर। मतलब कि आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ नया नहीं किया नहीं है मैंने, यहाँ पर कुछ भी नया किया नहीं है, देखो कुछ भी नया बिल्कुल नहीं किया, सीधे एक डंडा खींचना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन में ना 4 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, इतना तो समझ गए होगे, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो इसी के लिए मैंने ड्रॉ किया है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करना, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, ऊपर CHO लगा देना, नीचे CH2H लगा देना, और फिर से वही बात बोलनी है, OH H OH H, फिर इधर अगर OH है तो इधर H, इधर H है तो इधर OH, इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो OH। तो समझ में तो आ गया होगा ये दोनों स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, जो रिएक्शंस हैं, ठीक। चलो देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया, एक बार खुद भी ड्रॉ करके देख लो यार, जहाँ भी बैठे हो ना एक बार बैठ के ना वहाँ पर बना के देख जरूर लो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे ना पेपर में गलत करके आओगे, जबकि इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको समझ में, आपको लगता नहीं यार मुझे परेशान कर रहा है, अब एक ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दोनों में से यार आसान कुछ दोनों ही है यार, 4 डंडी ड्रॉ करना, इसके लेना ऐसे ऐसे खींच ले देना, ठीक है, समझ गए होगे। अब बात करते हैं रिएक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं ना यहाँ पर, देखो जरा मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा, क्योंकि यार मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, आपने कुछ दिखाया नहीं तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। हाँ वाह 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 भाई, आपकी बात भी सही है, मैंने कुछ दिखाया भी नहीं और आपने कुछ देखा भी नहीं, चलो अच्छी बात है। हमने यहाँ पर मैंने बताया कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, आपने स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर देखने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मतलब आपने क्या देखी, इस स्ट्रक्चर से आपने क्या सीखा, क्या, क्योंकि कुछ तो सीखा ही नहीं, जो आपने बताया बस उतना देख लिया मैंने। हाँ भाई सही, अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ कि आपने क्या देखा, ठीक, आपने नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर मैंने ये बताया कि CHO मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन हुई कि मेरा फंक्शनल ग्रुप CHO है। आपकी पहली ऑब्जर्वेशन हुई कि आपने पहले क्या देखा कि CHO मेरा फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो मेरा फंक्शनल ग्रुप CHO है, ठीक।
हमने कि आपने दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी, यहाँ पर देखो मेरे पास 5 OH ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, मतलब मेरे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्योंकि यार मैंने तो देखा ही नहीं, तो देखो ना, आप देखो मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक OH ग्रुप है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। मेरे पास 5 OH ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे भी तो है, पागल हो गए हो क्या? ये OH ही नहीं है भाई साहब, ये CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर खोलोगे ना, देखो यहाँ पर मैंने इस वजह से मैंने कहा था स्ट्रक्चर मैंने CHO खोल के दिखा रखा है। CHO का स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना तो ये ऐसे होता है, इसको OH मत समझ लेना, ठीक है? ये OH नहीं होता, ये CHO फंक्शनल ग्रुप है। देखो मैंने इसी वजह से यहाँ भी दिखा रखे हैं, इसको OH मत समझना, क्योंकि OH है भी तो नहीं देख सकते हो ना ये OH है क्या नहीं है, ठीक? तो गलती मत करना। ये देखोगे ना, ये हमारे पास क्या है, देखो ऐसे ओपन होता है, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है? इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा दिखा दो, बॉन्ड यहाँ रखो, उसके बाद H को ऊपर दिखा दो, डबल बॉन्ड O को इधर कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ऐसा भी दिखा सकते हो, इस H को नीचे भी लगा सकते हो बॉन्ड लगा के, ठीक है? तो ये तो इतना पता ही होगा। तो मेरे पास 5 क्या है, OH ग्रुप है, या फिर यूँ कह सकते हो कि 5 मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब बारी आती है कि CH2OH होता है, ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। मेरे पास एक क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल समझते हो क्या होता है? हमने कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल समझते हो? नहीं भी समझते हो। हमने कि कोई कार्बन अगर एक, मतलब कि जिस कार्बन को पकड़े हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन मतलब कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अगर वो कार्बन देखो एक कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन देखो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ऊपर वाले और नीचे वाले से। तो हम कहेंगे ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड इसको पकड़ो और देखो भाई साहब तुम किससे किससे कनेक्टेड हो। उसने कहा कि देखो मैं नीचे वाले से और ऊपर वाले से, मतलब इस ये भी कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन ये वाला कार्बन देखोगे ना तो ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, देखो इसके नीचे कोई है ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला कार्बन 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब होता है कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन कितने कनेक्टेड है, वो केवल एक से कनेक्टेड है। भूलना मत भाई, ये इतने सारे ना, देखो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मेरे पास केवल एक 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं समझ में आता है ना तो फिर इधर देखो, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं समझ में आता तो इतना दिमाग में रख लो, CH2OH को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर इतना दिख जाएगा ना CH2OH तो 1 डिग्री अल्कोहल का हो गए। तो CH2OH दिख गया, हाँ भाई साहब 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल भी है, अच्छी बात है। हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें सारे के सारे कार्बन एक सीधी चैन में अरेंज रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कि स्ट्रेट चैन में कनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं? स्ट्रेट चैन में, मतलब एक स्ट्रेट चैन होती है उसमें कनेक्टेड रहते हैं ये सारे के सारे क्या कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन देख सकते हो कि स्ट्रेट चैन में कनेक्टेड हैं। ये सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चैन में क्या कनेक्टेड हैं। तो ये सब मैंने चौथी मेरी ऑब्जर्वेशन हुई कि सारे के सारे कार्बन जो होते हैं स्ट्रेट चैन में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और 5वीं ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पर ये बताओ कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि तुम्हारे इस स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप है। तो मतलब कार्बोनिल ग्रुप का क्या मतलब, ये वाला जो ग्रुप देखते हो ना, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको स्ट्रक्चर ओपन कर लेना यार, इतना तो समझ जाओगे, ठीक है? तो ये मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन हुई। इन 5 ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखेंगे और बहुत आसानी से देख लोगे यार, हार्ड कुछ नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के पेपर में दिखा रखा है, सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास ये वाला है, उसके बाद ये है, और द थर्ड वन इज़ ये। आपको मैं 3 रिएक्शन ही आपको सबसे मेन जो है, ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें से ये है। ये वाले क्वेश्चंस बस आपको एक बार देख लेना कि यार आएगा तो मैं कैसे करूँगा क्या, ठीक है? बाकी ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस तीनों को कराता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं इन दोनों को कराता हूँ, ठीक है? तो चलो इसको देख लेते हैं फिर। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले तो देखो जो मेरा क्वेश्चन है वो CHO ग्रुप को प्रेजेंस को चेक करना, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। क्योंकि यार समझ तो कुछ आया नहीं, ठीक है? समझ तो कुछ आया नहीं। देखो जरा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या क्या आ गया। बाय गिविंग द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CHO या 5OH ग्रुप। तो पहले हम देख रहे हैं CHO का, ठीक, क्या देख रहे हैं CHO, कि आपके स्ट्रक्चर में ये दिखाना है कि आपके स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप है या नहीं। तो क्या करोगे, इसके शो कैसे करो, कौन सी रिएक्शन से लिखोगे, तो जो मैं बता रहा हूँ उसे फोकस करना।
हमने आगे आपने ये स्ट्रक्चर देखे, ये तो प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैंने याद कैसे करे जाते हो तरीका तो बता दिया, कुछ नहीं करना है आपको। जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है, पहले तो ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद आपको उस स्ट्रक्चर को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा देनी है या फिर फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देना है, टॉलरेंस के साथ। आपके पास 3 तरीके हैं, किसी के साथ भी कराओ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करा सकते हो, टॉलरेंस रीजन के साथ करा सकते हो। केवल इतनी बात ध्यान रखना, कोई भी ले लेना आप। देखो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन जो है वाटर में डिजॉल्व है तो BrH2O लिखते हैं, और इसी को Br2 एक्वस भी लिखते हैं। तो हो सकता है Br2 एक्वस का मतलब होगा, देखो ब्रोमीन वाटर में डिजॉल्व है, एक्वस का मतलब पता होगा, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब भाई साहब ना मेरे पास H2O होता है, इतना तो पता होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, H2O, ठीक है, तो ये समझ में आया। आप Br2H2O के साथ भी रिएक्शन करा के दिखा सकते हो, कॉपर ऑक्साइड के साथ भी दिखा सकते हो, सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी दिखा सकते हो। ध्यान रखना तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, तो गलती मत करना, आपकी जो आपको आसान लगता है वो लिखना। बस एक दिमाग में रखना एक बात जो मैं कह रहा हूँ, क्या काम करना है, जो ये CHO ग्रुप रहता है, ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में। याद रहे, जब ब्रोमीन वाटर लेते हो या फेलिंग सॉल्यूशन लेते हो या टॉलरेंस रिएजेंट लेते हो, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। CH2OH कुछ नहीं होता, नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ रहता है। मेरा क्या कहने का मतलब है कि जब तुम रिएक्शन कराओगे तो नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ छाप दोगे, कॉपी कर दोगे, केवल चेंजेस कहाँ करोगे, पूरा कॉपी कर लेना है। जो CHO रहेगा ना, जो CHO रहेगा उसको COOH में कन्वर्ट कर दोगे, जो CHO होगा उसको COOH में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अब ये कैसे हुआ, अगर ये समझ नहीं आता है तो देखो ज़रा ध्यान से, देखो नीचे वाले पार्ट को मैं एज इट इज़ ही लिख रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट कुछ भी होगा मेरा, ठीक है, पूरा कॉपी कर लेना नीचे वाला पार्ट। देखो मैंने स्ट्रक्चर इसको यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर रखे हैं, मैंने कहा कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप केवल इस तरीके से प्रैक्टिस करना, ये करो या तो ये करो, जो आपकी इच्छा करती है वो कर लेना, ये वाला करो या तो ये वाला करो, चाहे जिसमें से कर लेना, दोनों करना दोनों कर लो। मैं तो इसको भी प्रीफर करता हूँ, इसको भी प्रीफर करता हूँ, जो आपको समझ में आए। मैंने कहा कि जो नीचे वाला पूरा पार्ट दिख रहा है ना, इस वाले पूरे पार्ट को मैं फिर से देखो जरा, यहाँ पर मैं इस पूरे नीचे वाले पार्ट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ऊपर वाला जो पार्ट है मैं उसको दिखा रहा हूँ। ऊपर वाला पार्ट देखो मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा है कि नहीं है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे ना ब्रोमीन और H2O के साथ। यहाँ देखो होता कुछ नहीं है, ये जो H2O का ऑक्सीजन है ना, ये बीच में यहाँ घुस जाता है, ये H2O का जो ऑक्सीजन है ये बीच में घुस जाता है। तो होता क्या, देखो नीचे वाला पूरा पार्ट वेजिटीज कॉपी कर लेना है आपको, और यहाँ पर क्या काम कर लेना है, ये जो है ना C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो जाता है, OH हो जाता है। क्या हो जाता है, OH हो जाता है। इसी पार्ट को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी पार्ट को ही तो क्या कहते हैं, इसी पार्ट को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी पार्ट को ही ना हम लोग तो COOH कहते हैं, और क्या कहते हैं, यही इसी वजह से मैं चिल्ला रहा हूँ तब से कि CHO को COOH में कन्वर्ट कर दोगे। समझ में आया क्या। सिमिलरली आप अगर ऐसा करोगे, Ag2O के साथ कराओगे, टॉलरेंस रीजन के साथ कराओगे, टॉलरेंस रीजन को Ag2O के साथ, तो कुछ नहीं, ये वाला जो Ag2O होगा, जरा इसकी रिएक्शन भी देख लो यार, ठीक है, कुछ नहीं कराना। देखो Ag2O देख लो, यहाँ पर Ag2O के साथ कराओगे तो पूरी चीज़ तो वही रहने वाली है, ठीक है, पूरी चीज़ वही रहने वाली है। फिर से आप क्या काम करोगे, यहाँ पर फिर से Ag2O लिखना, Ag2O लिखना, ठीक है। रिएक्शन कराओगे, फिर से जो हमारे पास ये O होगा बीच में घुस जाएगा, इसी के तरीके से स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना चाहे ऐसे। फिर से यहाँ पर क्या होगा, पूरा नीचे वाला पार्ट एज इट इज़ रहने वाला है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास COOH हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जब अंदर चला गया तो बताइए Ag बच जाएगा, इसी Ag को हम लोग 2Ag लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2Ag। ये जो Ag होता है नीचे डिपॉजिट हो जाता है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। ये नीचे जो होता है सिल्वर एज इट इज डिपॉजिट हो जाता है PPT के फॉर्म में, PPT मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बीकर में बैठ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में अगर मान लो आपके पेपर में पूछता है सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, तो आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। आपको नीचे क्या करना है ना, Ag को यहाँ पर डाउनवर्ड एरो के थ्रू दिखा देना, इसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ में आया। मतलब आप देखो तीनों में से कोई भी रिएक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर, फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट। मैं आपसे कहूँगा कि आप तीनों में दोनों में से कौन सी प्रिपेयर करना, तो आप एक कर लेना देखो ब्रोमीन वाटर के साथ, और दूसरा कर लेना टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। बनेगा वही, केवल CHO COOH में कन्वर्ट करेगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं, नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ कॉपी है। ठीक, समझ में आ गया। तो पहली रिएक्शन आपकी प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप का को शो करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन दिखाओगे।
आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, आपको मैंने जैसा कि बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको बस जब लिखोगे तो CHO को COOH में कन्वर्ट करके दिखा देना। ठीक, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो मेरे पास रिएक्शन क्या, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, कि मतलब कि आपके रिएक्शन मतलब कि जो आपके पास ग्लूकोज था, ये जैसा कि आपको पता है ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में मेरे पास 5 OH ग्रुप हैं। उसको कैसे प्रूव करोगे, उसके लिए आपको एक सुटेबल रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। कौन सी रिएक्शन लिखोगे, देखो बहुत आसान है। आपको क्या काम करना है, देखो आपको दिल में ये बात बैठा लेनी है, दिल में मैंने बताया कि नहीं, दिल में आपको रख लेनी है बात कि PCl5 हो, PCl3 हो या SOCl2 हो। हमने कि कोई भी रिएक्शन दिखा सकते हो, PCl5, PCl3 या SOCl2, इनमें से इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि आपके कहीं भी रिएक्शन, अभी ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स करोगे ना वहाँ पर, नहीं तो देखो टाइम मिलेगा तो मैं करा रहा हूँ, डेफिनेटली कराऊंगा, कि यहाँ पर जो आपके पास OH होता है, OH को हटाकर हम लोग Cl लगा देते हैं। PCl5, PCl3 या SOCl2 का काम क्या होता है, काम क्या होता है, वो OH को हटाकर Cl लगा देते हैं, OH को हटाकर Cl लगा देते हैं। इतनी बात दिमाग में रखना, PCl5, PCl3, SOCl2 OH को हटाकर Cl लगा देते हैं। ठीक, इतनी बात दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी, OH को हटाने का है, Cl लगाने को है। ठीक है, इतना दिमाग में रखना, बस रिएक्शंस हो गई। 5 ही OH हैं। और कौन कौन से OH है भाई साहब, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख रखे हैं, ठीक है, अच्छी बात, OH H OH H। ठीक, समझ गए होगे। हमने क्या कि यहाँ पर OH है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जहाँ OH है यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ पर क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। PCl5 भी यहाँ लिख सकते हो, PCl3 भी यहाँ लिख सकते हो, SOCl2 भी लिख सकते हो, ये सबसे आसान है। और ज़्यादा दिमाग खराब हो तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड भी लिख सकते हो, मगर वो थोड़ी सी, जो देखो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी तैयारी नहीं है वो एसिटिल क्लोराइड मत लेना यार। तो मैं उसकी रिएक्शन दिखाने नहीं, मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मगर आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तीनों में से किसी का भी ले सकते हो, उनका काम ही क्या है, बस एरो के ऊपर आप ये लिख देना PCl5 या PCl3 SOCl2, उसके बाद OH को हटाकर वहाँ पर Cl लगा देना, OH को हटाकर वहाँ पर Cl लगा देना। तो मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ कि टाइम वेस्ट हो जाएगी इसके थ्रू। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप देख सकते हो कि देखो जहाँ जहाँ पर OH था मैंने वहाँ पर Cl लगा दिया, जहाँ जहाँ पर OH था वहाँ Cl लगा दिया, जहाँ जहाँ पर OH था वहाँ Cl लगा दिया, जहाँ जहाँ पर OH था वहाँ Cl लगा दिया, यहाँ भी OH था यहाँ भी Cl लगा दिया। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शंस दिखाकर, आप ये रिएक्शन दिखाकर ये शो कर दोगे कि आपके पास 5 OH ग्रुप होते हैं। तो जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो ये रिएक्शन PCl5 या PCl3 SOCl2 कोई भी रिएक्शन के ऊपर लिख दो और आपको ये रिएक्शन करके दिखा देनी है। तो गलत मत लिखना, ये तो PCl5 भी ले लो, ये तो PCl3, जो लिखना सही लिखना फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला सही लिखना यार, ठीक है। तो अब इसके थ्रू ये रिएक्शन दिखा देना, समझ में आ गया कि 5 OH ग्रुप को प्रेजेंस को दिखाने के लिए आपको PCl5 या PCl3 SOCl2 इसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से कर लेना। अब बात आती है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ना उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब ये वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, उसमें ये शो करना, मतलब मुझे कि कार्बोनिल ग्रुप शो करना। तो क्या करोगे, ये दिमाग में रखना, कार्बोनिल ग्रुप शो करने के लिए या तो मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये NH2OH को मैं हाइड्रोक्सिल अमीन कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ भाई, ये फॉर्मूला ही होता है, इसका नाम ही होता है। NH2OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये हाइड्रोक्सिल क्या होता है, अमीन होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, कुछ खास नहीं है। देखो इसको प्रेजेंस को शो करने के लिए, देखो इसको प्रेजेंस को शो करने के लिए आप NH2OH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, आप HCN के साथ भी करा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक ही करा के दिखा रहा हूँ, वो भी केवल NH2OH का रिएक्शन कराना। देखो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके एग्जामिनेशन में आएगा ना, पेंसिल वेंसिल ले लेना या थोड़ा सा ना गंदा यहीं कर लेना, पीछे क्या करके लिखोगे, आपके पास ये जो NH2OH दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना N और यहाँ पर OH, ठीक है। ये NH2OH था, उसको क्या लिखोगे, ये जो दोनों हाइड्रोजन थे उसको खींच के थोड़ा सा ना ऐसे लिखना, ये दिख रहा है आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन लेना और यहाँ पर हाइड्रोजन लेना, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ना उसको रफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आपके पास देखो NH2OH को ऐसे लिखा, देखो रिएक्शन इसी ग्लूकोज की रिएक्शन इसी के साथ तो हो रही है। जब ऐसा होगा तो क्या करोगे, यहाँ पर देख सकते हो ना, ये वाटर बनकर निकल जाएगा, मतलब कि ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा पानी बनकर निकल जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पानी बनकर निकल जाएगा, वाटर बनकर ये रिमूव हो जाएगा भाई साहब,
ओ भाई साहब, रिमूव हो जाएगा तो होगा क्या? देखो ना, प्रोडक्ट तो बनना आसान हो गया, प्रोडक्ट तो बन गया ना, पानी बनकर निकल जाएगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर एच लिख देना, यहाँ पर एच लिख देना, ये तो एच थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक, ये एच लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जो दिख रहा है वैसे बना दो। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिखो, देखो इतना पार्ट गायब हो गया ना, अब ये तो पानी बनकर निकल गया। जब पानी बनकर निकल जाएगा बताओ क्या बनेगा मेरे पास? पूरा तो गायब होगा। सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, फिर एन, सी डबल बॉन्ड एन, फिर ये क्या हो जाएगा? ओ एच, क्या हो जाएगा? ओ एच। हो गई रिएक्शन भाई साहब, हो गया, काम खत्म। तो बहुत ही आसान था यार ये तो। जब भी आपके पास कभी ऐसा दिखता है ना, ये वाला पार्ट सी डबल बॉन्ड एन, ऐसे पार्ट को दिखने वाला जब भी होता है तो उसको हम लोग ऑक्साइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइम कहते हैं। तो ये ऑक्साइम बन गया हमारे पास। समझ में आया क्या? ये ऑक्साइम बन गया। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी। दिक्कत होगी भी क्यों यार, आसान था ना, तो फिर दिक्कत वाली बातें क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके थ्रू आप कार्बन ग्रुप को प्रेजेंस को शो कर दोगे, ये रिएक्शन दिखा देना। ठीक है, ये चीज़ ना आपको वहाँ पेपर में लिख कर दिखाना नहीं, मिनट ये रफ में ना, या फिर पेंसिल से करके दिखा के इसको रफ कर देना। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। समझ में आया क्या? ठीक है, बढ़ते हैं। हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को मैंने कवर अप कर रखे हैं। बात सुनना, मैं फिर से बता दूं कि आपके पेपर में देखो, पहला देखो, कई बार टुकड़ों टुकड़ों में पूछते हैं वो लोग, कि कई बार देखो केवल 5 OH ग्रुप पूछ रखे हैं, किसी पेपर में केवल 5 OH ग्रुप पूछ रखे हैं, तो किसी में तीनों के तीनों ही पूछ लिए हैं भाई साहब ने। किसी पेपर में तो भाई साहब ने तीनों के तीनों ही पूछ लिए। देखो ना यहाँ पर पेपर में फिर से दिखा दूँ कि कार्बन ग्रुप की प्रेजेंस को भी शो करके दिखाओ, CHO की प्रेजेंस करके भी दिखाओ, और 5 OH ग्रुप करके प्रेजेंस को भी शो करके दिखाओ। तो फिर तीनों रिएक्शंस को एक जगह नोट डाउन कर लो और समझ लो। 2 तो आपके सामने ही है यहाँ पर। ये याद रखना कौन सा चीज़ इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तब जाके रिएक्शन लिखोगे। ठीक, तो 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन हो गई है, लास्ट की 2 रिएक्शन बचती हैं। 3 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट थी वो बता दिया, लास्ट की देखो ना देखो आपके ऊपर इच्छा है, आप रिस्क लेना चाहते हो ले लो, मैं तो बता दे रहा हूँ आपको। 2 और बचती हैं, उसके बाद तो काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो मेरे पास किसकी आती है। यहाँ पर आपको ये शो करके दिखाना है कि मेरे पास जितने भी कार्बन होते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं, मतलब मेरे पास जो 6 कार्बन होते हैं, वो 6 के 6 कार्बन कनेक्टेड हैं एक स्ट्रेट चेन में। मतलब कि 6 के 6 जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। इसको शो करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? बात सुनो, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ लंबे समय तक हीटिंग करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब काफ़ी देर तक उसको क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, या फिर एक सिंबल भी दिखा सकते हैं, HI प्लस फास्फोरस के साथ हीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? HI प्लस फास्फोरस या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, मतलब यहाँ पर रिडक्शन होता है। अब बात आती है रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? खैर यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दिमाग में रखना। यहाँ पर देखो क्या काम करने वाले हैं, HI और फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं ना। देखो होता क्या है यहाँ पर देखो, 2 जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, जैसा कि आपको पता है, एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है ना, एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। तो एक ऑक्सीजन जब हटेगा 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन हटेगा 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यार समझ कुछ नहीं आया? देखो दिमाग लगाओ जरा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कैसा दिखेगा, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर H। हमने कि ये वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला चला जाएगा, तो आपको पता कि यहाँ डबल बॉन्ड फ्री बनेगा। जैसा कि मेरे कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखेगा और यहाँ पर H। आपको पता कि दो बॉन्ड फ्री मिलेंगे। जैसा कि आपको पता कि कार्बन की, जब आपको पता हो कि कार्बन की दोनों वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो आपको पता है कि कार्बन की दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 वैलेंसी 3, एक ये वाली, एक वाली, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि या तो ऐसा नहीं समझ में आता, तो इतना दिमाग में रखो, एक ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा देनी है बस। क्या कहने का मतलब है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हमने कि दो कार्बन की, देखो एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड है,
एक नीचे सेटिस्फाइड है, नीचे कार्बन है तो मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक, समझ जाना। हमने कि नीचे भी कार्बन से देखो सेटिस्फाइड है, ये वाला देखो, इस वाले कार्बन पर फोकस करो, और नीचे भी सेटिस्फाइड है। हमने कि इस वाले ऑक्सीजन को हटा के ना आपको हाइड्रोजन लगा देना है। अब जैसे बात, एक ऑक्सीजन हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके कार्बन की वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देखो एक नीचे बना है, एक इधर बना हुआ, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक नीचे बना है, एक इधर बना है, तो 2 बच जाएंगे ना, एक ऑक्सीजन हटेगा तो 2 वैलेंसी बच जाएंगी, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन चला जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यहाँ पर बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर CH2 हो जाएगा, अच्छी बात है यार भाई साहब, यहाँ CH2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, CH2 नहीं CH3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर आ जाएंगे तो CH3 हो जाएगा। सिमिलर काम यहाँ क्या कम करना है, यहाँ पर देखो OH है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन भाग जाएगा, यहाँ पर कोई कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हट रहा है मगर कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर केवल क्या रहेगा, C रहेगा, इधर भी H रहेगा और इधर भी H रहेगा। नीचे भी यही काम करना है, ऑक्सीजन को यहाँ से भी हटा दोगे, यहाँ पर भी क्या रहेगा, H रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, H रहेगा। इसको भी हटा दोगे तो क्या कहेंगे, कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा। नीचे भी यही काम करना है, यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे भी जो O था उसको भी क्या कर दोगे, H कर दोगे। और यहाँ नीचे वाले में भी क्या काम करना है, नीचे वाले में क्या काम करना, जो ऑक्सीजन रहेगा, देखो जहाँ भी OH था केवल ऑक्सीजन हट गया है, बाकी H वही रहा। तो मेरे पास देखो यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगा तो ये वाला H और ये वाले 2 H कितने बन जाएंगे, CH3 बन जाएगा, समझ रहे हो, CH3 बन जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। कहोगे यार समझ नहीं आया, समझ कैसे नहीं आया, जरा देखो ध्यान से। मैंने कहा कि इसको फिर से मैं कह रहा हूँ, ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, ठीक, CH3 लिख लो, उसके बाद इसको CH2 लिख लो, इसको CH2 लिख लो, फिर से इसको CH2 लिख लो और फिर से इसको CH2 लिख लो। समझ रहे हो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। फिर से एक और कौन सा रहेगा, CH3 रहेगा। हमने कि जब बताओ, एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देख सकते हो बार बार रिपीट हो रहा है क्या, ये CH2 बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो हम लोग देखो इसको ऐसे भी लिख कर दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा देखो ना, हॉरिजॉन्टली में लिटा दे रहा हूँ उसको, CH3 और यहाँ पर CH2 का होल 4 और यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं एन हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हेक्स से बोलते हैं। एन हेक्सेन, एन क्या बता रहा है कि स्ट्रेट चेन है, एन क्या बता रहा है कि स्ट्रेट चेन है, तो एन हेक्सेन बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया। देखो आपको जो समझ में वैसे कर लो, डायरेक्ट आपको रट्टा लगाना है तो डायरेक्ट कर लो, जैसे समझ में आता है वैसा मैंने समझा भी रखे कैसे क्या काम करना है। तो आपको 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हो तो ऐसे काम करोगे, चाहे ये लिख के दिखा, चाहे ऐसे लिख के, चाहे डायरेक्ट लिख दो, आपकी समझ है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। तो ये थी स्ट्रेट चेन में अगर कार्बन कनेक्टेड होंगे तो ये रिएक्शन लिख कर दिखाओगे। अब दूसरी एक लास्ट रिएक्शन आती है कि आपको ये दिखाना होगा कि बताओ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कि आपकी स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो कैसे शो करके दिखाओगे, कैसे शो करके दिखाओगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको आपने कन्वर्जन्स करे होंगे सारी चीज़ें तो आपको पता होंगे, नहीं भी पता होंगे तो मैं जल्दी ही आपको कई कन्वर्जन्स की, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की रिएक्शन दूंगा, वहाँ पर टेक्निक भी बताऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक छोटी सी टेक्निक अगर बाय द वे 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आती है तो फिर देख लो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि CHO को जब भी आपके पास CHO हो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, CHO भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH भी COOH में कन्वर्ट करता है। ये काम करता कौन है, ये काम KMNO4 करता है। KMNO4 CH2OH को COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो KMNO3 के अगर हम रिएक्शन करा दें तो अगर KMNO4 क्या कर देगा, CHO को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है, CH2OH को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, ये KMNO4, क्योंकि और कोई कर नहीं पाता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि भाई साहब अगर CH2OH COOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि भाई साहब हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल रहा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल अगर कोई और, तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो KMNO4 उससे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं अगर CH2OH रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा कि COOH में कन्वर्ट कर देगा। आप उसी के साथ ही साथ इसकी रिएक्शन नहीं दिखाना चाहते हो तो आप कॉन्क HNO3 भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद है KMNO4 का, तो आप कॉन्क HNO3 भी ले सकते हैं। तो आप कुछ करना ही नहीं है, CHO को भी आपको COOH में कन्वर्ट कर देना है और CH2OH को भी COOH में कन्वर्ट कर देना है। तो ये दिमाग में रखना, क्या इस्तेमाल करना है, बस एरो के ऊपर एक चीज़ लिख देना,
कॉन्क HNO3। तो ये था पूरी तरीके से इस रिएक्शन का पार्ट। आई होप समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।